नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड्स फॉर जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी और इस वक्त में आप एग्जाम ओरिएंटेड होकर सभी टॉपिक्स को अच्छे से देख रहे होंगे और एक शानदार नोट्स आप बेटा बनाकर चल रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक लेकर चलेंगे वो हमारा संसद का सेकेंड पार्ट के रूप में होगा। हम राज्यसभा इससे पहले पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे लोकसभा पर। तो टॉपिक तो प्यारे बच्चों होने वाला है हमारा लोकसभा, जिसको हम पहले कहा करते थे, अब भी कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। सबसे पहला पॉइंट प्यारे बच्चों यही बन जाता है कि हाउस ऑफ पीपल से नाम कब बदला गया। तो सबसे पहला पॉइंट है नाम बदला गया। तो पहले नाम था हाउस ऑफ पीपल और अब हम इसको पहचानते हैं लोकसभा से। तो इसका नाम बदला गया 14 मई 1954। आज हम लोकसभा को इंग्लिश में भी लोकसभा के नाम से पहचानते हैं और पूर्व के वक्त में, यानी कि जिस वक्त में लोकसभा हमारे पास सबसे पहले बनी, उस वक्त में हम लोकसभा को बोला करते थे हाउस ऑफ पीपल। तो नाम बदला गया 14 मई 1954 में। इस वक्त में अगर हम बात करें कि लोकसभा की सीटें कितनी थी, तो लोकसभा की सीटें इस वक्त में हमारे पास थी मात्र 500। लेकिन आज हम अगर बात करें वर्तमान सीटें, तो वर्तमान सीटें यहां हो जाती हैं हमारे पास 552। लेकिन प्यारे बच्चों गौर करना, इसमें एक बड़ा खास पॉइंट आएगा। खास पॉइंट कैसे कि हमारे पास जो 2 सदस्य होते थे एंग्लो इंडियन, इनको अभी हम वर्तमान में नहीं लेते हैं। तो एंग्लो इंडियन अगर हटा देते हैं तो हमारे पास सीटें बच जाती हैं 2। तो यहां पर गौर करने वाली बात है बेटा, एंग्लो इंडियन को अब लोकसभा में नहीं लिया जाता। अब मेन बात आएगी कि साहब नहीं लिया जाता तो कोई ना कोई संविधान का संशोधन होगा। तो संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन है। कब का है? 2019 का है। लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ है प्यारे बच्चों 25 जनवरी 2020 से। तो अब वर्तमान में हमारे पास एंग्लो इंडियन जो है वो वर्तमान में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा सीटें अब कितनी दिखाई जाए, 550 के साथ चलेंगी। इनमें से अगर हम देखकर चले कि 552 के आधार पर अगर हम लेकर चले वर्तमान, तो वर्तमान सीट ये होती हैं 543 सीटें, जिनमें से राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हैं। अब 543 में से बेटा कितनी कितनी सीटें हमारे पास हैं? तो 543 में से अगर आप रखो तो 524 तो राज्यों से है, 524 सदस्य राज्यों से, प्लस 19 सदस्य आपके पास यूटी से। तो टोटल हो गई 543, यानी कि 543 सीटें। इनमें से हम लेकर चले कि सबसे अधिक सीटें किसके पास हैं। तो सबसे अधिक सीटें, थोड़ा सा सीटों के बारे में ले लेते हैं। सर्वाधिक सीट वाले राज्य, तो सर्वाधिक सीट वाले राज्यों में अगर हम बात लेकर चले तो आपको एक दिखाई देगा यूपी, यूपी की सीट होती है 80। एक दिखाई देगा महाराष्ट्र, सीट होंगी 48। एक दिखाई देगा आपको वेस्ट बंगाल, सीट होंगी 42। एक होगा प्यारे बच्चों बिहार, सीट होंगी 40 और एक होगा तमिलनाडु, सीट होंगी 39।
और एक होगा एमपी, सीट होंगी 29। तो सबसे ज़्यादा सीट हैं बेटा यूपी की 80, महाराष्ट्र के 48, वेस्ट बंगाल के 42, बिहार के 40, तमिलनाडु के 39 और एमपी की 29। अगर इसी में ही हम बात करें न्यूनतम सीट वाले राज्य प्लस यूटी, अब दोनों आ जाएंगे बेटा। मिनिमम में हम बात करें तो नाम आएगा अंडमान निकोबार, दादरा नागर हवेली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, नागालैंड, सिक्किम, नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, लद्दाख, लक्षद्वीप, इन सब की सीटें हैं बेटा कितनी? एक एक। तो अंडमान निकोबार, दादरा नागर हवेली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव, लद्दाख, नागालैंड, सिक्किम और लक्षद्वीप, इन सब की प्यारे बच्चों एक एक सीटें हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लोकसभा को हम पहले पहचानते थे हाउस ऑफ पीपल, इसका नाम बदला हाउस ऑफ पीपल से लोकसभा कब? 14 मई 1954 में। उस वक्त में सीटें हमारे पास होती थी 500, वर्तमान में सीटें रखी जाती हैं 552, लेकिन इनमें भी बेटा 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत थे। तो एंग्लो इंडियन को अपन ने अभी हटा दिया है, तो इसके लिए संविधान संशोधन हुआ 104 साल 2019 और ये लागू कब हुआ? 25 जनवरी 2020 को। तो वर्तमान सीटें हम कितनी रखकर चलेंगे? 543, क्योंकि बाकी जो सीटें हम रखकर चलते हैं वो कहाँ दिखाई जाती हैं? पीओके में दिखाई जाती है। तो 543 में से राज्य और यूटी दोनों आएंगे, तो 524 सदस्य राज्य से और 19 सदस्य वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश से। सबसे अधिक सीट वाले हैं बेटा यूपी 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल आपके पास होगा और वेस्ट बंगाल आपके पास दिखाई देगा कितनी सीटों के साथ? 42 सीटों के साथ। फिर बिहार 40, तमिलनाडु 39 और एमपी 29 मिनिमम सीट वाले राज्य हैं। और यूटी भी आएगा, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, नागालैंड, सिक्किम और साथ में अपने पास पुदुचेरी भी। तो इन सब की सीटें कितनी दिखाई देंगी? एक एक। ये जो सीटों की कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये आपकी अपरिवर्तित रहेगी, नो चेंज रहेगा। कब तक? 2026 तक। और कौन सी जनगणना के आधार पर है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर ये लोकसभा की सीटों का वर्णन किया गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, यहां से हमारे पास लोकसभा की सीटें भी आ गई और साथ में बेटा हमने देख लिया कि आखिर में किस राज्य की किसकी ज्यादा है और कितनी किसकी कम है। लेकिन अगर हम यहीं पर ही बात करें कि एससी की कितनी सीटें हैं, एससी सीटें रखी गई हैं 84 और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी सीटें रखी गई हैं 47। यहां सबसे खास बात ध्यान रखना बेटा, इसके लिए एक संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन 104 कब? 2019 का, के आधार पर आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि प्यारे बच्चों, लोकसभा में जो एससी और एसटी को आरक्षण मिला हुआ है, ये 104 संविधान संशोधन 2019 के आधार पर हमने इसको आगे कंसिडर कर दिया है। कब तक? 2030 तक। तो एससी की सीटें बहुत बार पेपर में पूछा कितनी है? 84 और एसटी कितनी सीटें हैं बेटा? 47। इसी में ही अगर हम लेकर चले कि लोकसभा
में वोट डालने के लिए आयु, तो लोकसभा के सदस्य की वोट डालने के लिए आयु आ जाती है हमारे पास कितनी, तो ये हो जाती है प्यारे बच्चों मिनिमम 18 वर्ष। यहां एक खास पॉइंट बनकर चलेगा और वो पॉइंट आपके पास दिखाई देगा कि पहले लोकसभा की एज हुआ करती थी 21, यानी कि लोकसभा के सदस्य के इलेक्शन के लिए एज होती थी 21 और वर्तमान में एज है बेटा 18। तो पक्की बात है संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो यहां पर संविधान संशोधन आता है, संविधान संशोधन 61वां ईयर 1989। इसमें क्या किया गया, वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। पहले जो वोट डालने की एज बेटा 21 साल होती थी वो घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। इसके बाद हम कंसिडरेशन में लेकर चलें तो यहां बात आती है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है प्यारे बच्चों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। लेकिन फिर एक और समस्या कि साहब वर्तमान में तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष है। तो इसके बाद पॉइंट आ जाता है बेटा 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा क्या हुआ बेटा, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। तो जो कार्यकाल बेटा 5 वर्ष से बढ़ाकर हमने 6 वर्ष कर दिया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, वो वापस से घटाकर हम कितना ले आए, 6 वर्ष से घटाकर हम उसको कंसिडर कर ले आए 5 वर्ष तक। इसके बाद हम कुछ आर्टिकल्स को खोलना शुरू करेंगे जो लोकसभा से संबंधित आएंगे और कुछ आर्टिकल संसद के साथ चलेंगे। तो एक बार हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। लोकसभा में एससी की सीटें हैं 84, एसटी की हैं 47, जो हमने इनको बढ़ा दिया है बेटा कब तक, 2030 तक। तो संविधान संशोधन तो करना पड़ेगा। 104 संविधान संशोधन है 2019 का। लोकसभा के सदस्यों के वोट डालने के लिए बेटा आयु कितनी होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, तो मिनिमम एज हो जाती है 18 वर्ष। पहले एज हुआ करती थी 21 से घटाकर 18 हुई है, तो संविधान संशोधन है 61 ईयर है 1989। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यहां पर पॉइंट बनता है बेटा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 किया और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 कर दिया गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद हम इसके संबंधित कुछ आर्टिकल्स को लेना शुरू करेंगे, जिनमें से सबसे पहला आर्टिकल आएगा 82, अनुच्छेद 82। ये कहकर चलता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद प्लस
विधानमंडल का परिसीमन किया जाएगा। मतलब यह है बेटा कि जब भी जनगणना होगी तो आपके क्षेत्र में जनसंख्या तो बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो जनप्रतिनिधि भी बढ़ाने पड़ेंगे। जनप्रतिनिधि बढ़ाने का मतलब यह है कि राज्य की अगर अपन बात करें तो हमें एमएलए की सीट बढ़ानी है, केंद्र की बात करें तो हमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन करना है। लेकिन हमारे पास 2011 के बाद से ही जनगणना हुई नहीं है। अब यहां पर कंडीशन आती है कि आखिर में कौन सी जनगणना को आधार माना, तो 1971 की जनगणना के आधार पर हमने कंडीशन रखी है लोकसभा राज्यसभा की, जो हम वर्तमान सीटें देख रहे हैं। और इन सीटों में पहले से ही कंफर्म कर दिया गया कि 2026 तक इन सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिसीमन हमने संसद के लिए, विधानमंडल के लिए 4 बार परिसीमन किया है ताकि हम यहां पर सदस्यों की संख्या भी चेंज कर सकें। आपको ध्यान होगा शुरू में हमने वीडियो में बताया था कि जब लोकसभा 1952 में आई तो उस वक्त में लोकसभा की सदस्यों की सीटें हमारे पास थी 500, और आज हम कितनी लेकर चलते हैं, 552 एंग्लो इंडियन को जोड़कर और उनको हटाकर 550। क्लियर बच्चों। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल आता है 83, अनुच्छेद नंबर 83 बताकर चलता है। तो ये बताता है लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। तो 100% प्यारे बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल 83 साथ चलेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 84, और ये बताकर चलेगा आपसे लोकसभा सदस्यों के लिए योग्यता, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सभी क्वालिफिकेशन होती हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा लोकसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज। तो मिनिमम एज आनी चाहिए आपके पास 25 वर्ष, वो लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं आर्टिकल नंबर 85, अनुच्छेद नंबर 85, और ये कहकर चलता है संसद के सत्र विघटन। संसद का सत्र, सत्र समझ में नहीं आया तो प्यारे बच्चों बैठक, विघटन, विघटन समझ में नहीं आया तो आप समझ लेना भंग। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि संसद में से राज्यसभा भंग नहीं होती है, क्योंकि संसद लिखा तो कईयों को डाउट आएगा कि सर राज्यसभा भी भंग होती है। नहीं, संसद में से लोकसभा की अगर हम बात लेकर चले या राज्यसभा की, तो सत्र अगर बुलाना है तो भी कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। सत्र समाप्त करना है यानी कि बैठक भी समाप्त करनी है तो भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन इसी दरमियान अगर लोकसभा को विघटित करना है, भंग करना है, तो वो भंग करने का अधिकार भी किसका होगा, राष्ट्रपति का। इसके बाद एक हमारे पास आर्टिकल चलता है, थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको, आर्टिकल नंबर 86, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। संबोधित करने का तात्पर्य यह है कि बेटा जब भी कभी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं
तो राष्ट्रपति महोदय वहां पर जाकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जब भी कभी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाए, कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है या जब भी कभी नई लोकसभा गठन हो तब ऐसा होता है। तो जब भी कभी विशेष परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे यानी कि जॉइंट असेंबली, तो उस वक्त में अध्यक्षता करने वाला कौन होगा? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो यहां पर हम नोट में डाल लेते हैं इसको, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके बाद एक आर्टिकल और लेते हैं, आर्टिकल आएगा 87 और यहां आता है संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। जब भी कभी राष्ट्रपति भाषण दे रहा होगा तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, उसी को ही हम कहकर चलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। आर्टिकल नंबर 87। 88 हमारे पास आएगा मंत्री महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि अगर कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, मान लीजिएगा लोकसभा का सदस्य है, तो राज्यसभा में जाकर भी भाषण दे सकता है। और यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और केंद्रीय मंत्री है तो लोकसभा में जाकर भी भाषण दे सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। साथ में ही महान्यायवादी हमने लास्ट में पढ़ा था आर्टिकल नंबर 76 के साथ कि महान्यायवादी भी लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदन में, किसी भी समिति में जाकर बोलने का अधिकार रखता है। एक बार हम कंसिडर करते हैं वापस से। अनुच्छेद नंबर 82 कहता है कि जब भी कभी जनगणना बुलाई जाएगी या जनगणना होगी तो जनगणना होने के बाद आपके पास संसद प्लस विधानमंडल का परिसीमन किया जाएगा, यानी कि सीटों का हम बंटवारा लेकर चलेंगे कि कैसे सीटें हमें निकालनी हैं। 83 बोलकर चलता है प्यारे बच्चों लोकसभा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। 84 कहकर चलता है कि लोकसभा सदस्यों के लिए योग्यता, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बनता है मिनिमम एज 25 वर्ष। 85 कहता है कि संसद का सत्र बुलाना, सत्र भंग करना, ये सारे अधिकार किसके हैं? राष्ट्रपति के। तो चाहे वो सत्र राज्यसभा का हो, चाहे वो सत्र लोकसभा का हो। इसके बाद आर्टिकल आता है 86 कि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन में संबोधित करता है। तो संबोधित करने के अलावा लेकिन अगर बात करें कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। 87 कहकर चलता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जब भी नई लोकसभा गठित हो या बजट के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लेकर चले तो यहां विशेष अभिभाषण होगा, यहां राष्ट्रपति अपने विचार रखेंगे। 88 कहकर चलता है मंत्री महान्यायवादी ये किसी भी संसद के सदन में जाकर बोलने के लिए स्वतंत्र है, भाषण दे सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जो जिस सदन का सदस्य होगा वो वहीं वोट डालेगा। महान्यायवादी को किसी भी प्रकार से वोट डालने का अधिकार नहीं है, कारण महान्यायवादी यहाँ का कोई परमानेंट सदस्य तो है नहीं, तो सदस्य नहीं है तो वोट डालने का भी इसका अधिकार नहीं है। क्लियर? एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोटेड प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगले कुछ और आर्टिकल पर चर्चा लेकर चलेंगे और अगले आर्टिकल्स में से हम बात करें तो हमने अभी
87 तक तो कर ही लिया, 88 तक। अब हम बात करेंगे सीधा आर्टिकल आगे बढ़ जाएंगे 93। यहां पर बात होती है लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित। मतलब कि जब भी कभी नई लोकसभा बनती है तो उन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को हम अध्यक्ष बनाते हैं, फिर उन्हीं सदस्यों में से हम एक को क्या बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं। यहां पर अध्यक्ष त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना रिजाइन देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो उन सब का चुनाव कैसे होगा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। आर्टिकल कौन सा बोलकर चलता है प्यारे बच्चों, आर्टिकल नंबर 93। यहां हम लेकर अब चल सकते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हमारे पास रहे, नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अब गणेश वासुदेव मावलंकर साहब है तो इनका कार्यकाल तो होगा, तो इनका कार्यकाल रहा 15 मई 1952 से और ये जाएंगे 27 फरवरी 1956 तक। गौर करना प्यारे बच्चों, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने गणेश वासुदेव मावलंकर, जब इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया ही नहीं, तो ये प्रथम और एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं प्यारे बच्चों जो आपके पास लोकसभा अध्यक्ष की कंडीशन पर रहते हुए इनको पद से हटाने के लिए हमें प्रस्ताव लाना पड़ा। अब प्रस्ताव भी आएगा तो कहां आएगा, वो 100% लोकसभा के सदस्यों के साथ ही आएगा, फिर इनको पद से हटना पड़ा। तो एक हमने रखा लोकसभा का अध्यक्ष प्रथम। अब यहीं पर ही हम ले लेते हैं वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। तो पहले भी यही थे, वर्तमान भी यही है, और वर्तमान का नाम है ओम बिड़ला। ये हैं वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। इसी के साथ देख लेते हैं प्रथम उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं एम अनंत शयनम। तो नाम ले लेते हैं अनंत शयनम। 30 मई 1952 से और ये गए हैं 7 मार्च 1956 तक। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। अगर हम बात करें वर्तमान लोकसभा उपाध्यक्ष, तो वर्तमान ये सीट कैसी है प्यारे बच्चों, खाली है। तो हम यहां पर लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष को नहीं कंसीडर करेंगे। जब भी कभी बनेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है वो लाइन यहां ऐड हो जाएगी। इनमें ही हम लेकर चले कि लोकसभा में अगर रखे प्रथम सचिव, तो प्यारे बच्चों लोकसभा में प्रथम सचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल, तो लोकसभा के प्रथम सचिव थे एमएन कौल। और अगर अपन बात करें वर्तमान सचिव उत्पल कुमार, वर्तमान सचिव ये नाम आएगा उत्पल कुमार। यहीं से ही प्यारे बच्चों ध्यान रख लेना प्रथम लोकसभा का गठन। तो पहली लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को और अगर हम कहें प्रथम लोकसभा की बैठक यानी कि सेशन,
तो प्रथम लोकसभा की बैठक बुलाई गई और ये रहेगी 13 मई 1952 को। तो जितनी भी कंडीशन हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ रखी, तो पहले तो बनेंगे तो यानी कि गठन होगा, उसके बाद बैठक होगी। तो हमने देखा आर्टिकल नंबर 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में होगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने गणेश वासुदेव मावलंकर। कब? 15 मई 1952 से लेकर 17 फरवरी 1956 तक। वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम। 30 मई 1952 से लेकर 7 मार्च 1956 तक थे। और वर्तमान लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? ब्लैंक है, सीट वैकेंट है। लोकसभा के प्रथम सचिव थे एमएन कौल। वर्तमान सचिव हैं उत्पल कुमार। पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। और पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। एक बार आप प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों? इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल को कवर लेकर चलेंगे और हमारे पास अब आर्टिकल आ जाएगा 94। यहां पर कंडीशन आएगी लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हम किस प्रकार से हटा सकते हैं। लोकसभा के प्रस्ताव के द्वारा हम इन दोनों को ही पद से हटाने के लिए रख सकते हैं। साथ में ही प्यारे बच्चों उनके त्यागपत्र से भी संबंधित है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। इसी में ही अगर हम लेकर चले नेक्स्ट, या एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लेते हैं नोट में। यदि लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की सीटें खाली हों, तब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अर्थात कि जिस वक्त में लोकसभा का ना तो अध्यक्ष है और ना ही उपाध्यक्ष है, उस समय में प्यारे बच्चों लोकसभा का जो राष्ट्रपति का अपने पास व्यक्ति है, राष्ट्रपति हमारे लिए किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाएगा और वो लोकसभा के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये हमने रखा नोट के साथ। इसके बाद आर्टिकल नंबर, अच्छा ये कहानी अगर आप डालना चाहें नोट वाली, तो इसको आप बोल सकते हो आर्टिकल नंबर 95 के साथ है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 96 आएगा। ये कहानी हो जाएगी किसके लिए? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शक्ति। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्ति से संबंधित यह है कि अगर लोकसभा में ज्यादा ही शोर शराबा हो, लोकसभा के सदस्य बात नहीं मान रहे हो, तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर कार्यवाही देख रहा है तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। साथ में ही बेटा कोई बिल अगर आपके पास पेश होता है तो उस बिल पर वोट कराने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है। किसी भी सदस्य को कार्य मुक्त करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष का है। इसी दरमियान कोई नया सदस्य आता है तो उस सदस्य को शपथ दिलाने का अधिकार भी किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है।
अब बात आई साहब फिर उपाध्यक्ष क्या करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष सीट पर नहीं बैठा हुआ है तो उसकी सभी शक्तियों का उपयोग करता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो यहां पर शक्तियां आ गई लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। इसके बाद आर्टिकल हमारे पास चलता है अनुच्छेद नंबर 97। ये कहकर चलता है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, साथ में राज्यसभा के सभापति उपसभापति, इनके बारे में क्या बताता है प्यारे बच्चों, इनके वेतन से संबंधित रखता है कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन के बारे में। अब राज्यसभा के सभापति के रूप में हम उपराष्ट्रपति को वेतन देते हैं 4 लाख रुपए, बाकी इनकी अलग से वेतन की कंडीशन बनकर चलती है। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल आता है 99 और यहां बात होती है संसद के सदस्यों की शपथ से संबंधित। अगर सदस्य हो प्यारे बच्चों राज्यसभा से तो शपथ दिलाएगा आपका उपराष्ट्रपति। और अगर सदस्य हो लोकसभा का तो शपथ दिलाएगा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। अगर उपराष्ट्रपति की जगह उपसभापति बैठा है तो उपसभापति लेकर चल देंगे, स्पीकर बैठा हुआ है उसकी जगह स्पीकर जगह डिप्टी स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर। लेकिन पेपर में मान लीजिएगा क्वेश्चन दे कि लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाता है, ऑप्शन दे अध्यक्ष लोकसभा का, उपाध्यक्ष, उपसभापति, सभापति, तो आप आंसर कंसिडर करेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। कारण उपाध्यक्ष जिस वक्त में ही बैठेगा जिस वक्त में अध्यक्ष नहीं है, और उपसभापति भी उसी वक्त में कार्रवाई पर बैठेगा जिस वक्त में हमारे पास उपराष्ट्रपति पद पर नहीं हो। इसके बाद हम आर्टिकल नंबर लेकर चलते हैं 100। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट से रखिएगा, लेकिन एक बार थोड़ा समझ लेते हैं दोबारा से, फिर ले लेंगे स्क्रीनशॉट। 94 कहकर चलता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कैसे हम पद से हटाएं और कैसे उनका त्यागपत्र होगा। इसी के साथ हमने नोट भी रखा था कि यदि लोकसभा अध्यक्ष का दोनों अपने पद पर नहीं है, सीट खाली है, तब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और यह आर्टिकल नंबर 95 के साथ आता है। फिर 96 कंडीशन आती है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या शक्तियां मिली हैं। 97 बोलकर चलता है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन से संबंधित 80,000 के नियर अबाउट बेटा वेतन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रखा जाता है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 99 संसद के सदस्यों के शपथ से संबंधित। तो राज्यसभा के सदस्य आते हैं तो उपराष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, लोकसभा से आते हैं तो भैया शपथ दिलाएगा स्पीकर। स्क्रीनशॉट रखिएगा। नोटेड प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आकर चलेगा वो होगा 100। संसद के सदन में मतदान। तो संसद में मतदान, एक तो ये पॉइंट है बेटा, और एक पॉइंट आता है गणपूर्ति। ये 2 पॉइंट आते हैं आर्टिकल नंबर 100 से संबंधित। यदि लोकसभा में कोई बिल आ जाए, कोई प्रस्ताव आ जाए, तो 100% है प्यारे बच्चों, मतदान तो यहां हमें कराना पड़ेगा। बिना मतों के यानी कि वोटों के वो बिल आगे पास होगा नहीं। मान लीजिएगा कि संसद में जब हमने कोई बिल लेकर आए और वोट कराने के बाद बेटा वोट बराबर रह गए,
तो यहां पर अंतिम वोट डालने का अधिकार होगा लोकसभा अध्यक्ष का। अभी लोकसभा अध्यक्ष का वोट बाकी है। अब आप कहोगे साहब अध्यक्ष का वोट क्यों आया? क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो भी तो लोकसभा का सदस्य है। तो अध्यक्ष अंतिम वोट डालता है जब लोकसभा के सदस्यों का वोट बराबर हो जाए। इसको अपन नोट में ले लेते हैं। यदि प्रस्ताव पर वोटिंग बराबर हो तब अंतिम वोट लोकसभा का अध्यक्ष देता है। गणपूर्ति से तात्पर्य ये हो जाता है प्यारे बच्चों, अगर हम गणपूर्ति लें या कोरम बोल लो आप, कि लोकसभा की जो वर्तमान सीटें हैं उसका 1/10 सदस्य है। मतलब होगा कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य, और कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य चाहिए होते हैं हमें 1/10 सदस्य। तो 543 का 1/10 करेंगे तो 54.3। तो हमें इतने सदस्य यानी कि 54 सदस्य की कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। ये हो गई वर्तमान से। अधिकतम सीटें हैं 550, तो 550 का 1/10 यानी कि आपके पास 55 सदस्य तो कार्यवाही के लिए होने चाहिए। एक साल में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, जिनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए 6 महीने का। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक साल में कम से कम बैठक 2 तो होनी चाहिए। 2 से ज्यादा बैठक आप कितनी भी बुला सकते हो, स्वतंत्र हो, लेकिन बैठक बुलाता कौन है? वो राष्ट्रपति बैठकों को बुलाकर चलता है। नोटेड बच्चों। इसके बाद हम लेकर चलते हैं आर्टिकल नंबर 102। 101 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद नंबर 102, यहां बात आती है, अच्छा 102 103 एक साथ ही आ जाते हैं, दोनों में सेम सी बातें हैं कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता। संसद के सदस्यों की अयोग्यता यानी कि कोई संसद का सदस्य है, अगर उसे सजा हो जाए तो संसद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। इसी दरमियान मान लीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति दल बदल कर ले, तब भी उसको त्यागपत्र करना पड़ेगा। यहां एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि यदि कोई मान लो सदस्य लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य बन जाए, सदस्य तो बन सकता है लेकिन बेटा बैठेगा तो किसी एक सदन में, तो उसको 10 दिन के भीतर डिसाइड कर कर बताना होगा कि वो किस सदन का सदस्य रहेगा। 10 दिन के अंदर सदस्यता बताए। एक इसमें बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, अगर कोई सदस्य बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। तो इन दोनों पॉइंट को अपन साथ ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक पॉइंट हमने रखा इसका, यदि कोई सदस्य 60 दिन से अनुपस्थित हो तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? चली जाएगी। हाँ, अगर बिना कारण बताए होनी चाहिए बेटा। अगर वो कोई एप्लीकेशन दे रहा है कि विदेश गया है, बीमार है या कोई दूसरी कंडीशन आ रही है, तब ये 60 दिन से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बिना कारण बताए अगर 60 दिन से ज्यादा से संसद के सदस्य नहीं आ रहा है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। दूसरा भी बहुत अच्छा पॉइंट है, यदि कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य बन गया हो तो उसे 10 दिन में किसी एक
सदन का सदस्य होना निर्धारित करना होगा। मतलब 10 दिन के अंदर आप किसी भी एक सदन का डिसाइड कर बता दो कि आप लोकसभा में रहोगे या राज्यसभा में, तब आपके पास दूसरे सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, एक हमने बात करी इसमें किसकी, 60 दिन से अनुपस्थित रहने पर, और एक हमने इसमें चर्चा करी दोनों सदनों का सदस्य बनने पर। बाकी अगर सजा मिल गई है तो सजा के बाद व्यक्ति को आपको बाहर करना पड़ेगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया हो गया हो, पागल हो, या मृत्यु हो गई हो, या त्याग पत्र दे दे, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको सदस्य को बाहर करना पड़ेगा। बाकी ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आप दोबारा से रिवीजन पर आते हैं। हमने देखा आर्टिकल नंबर 100 संसद में मतदान और गणपूर्ति। तो पहले मतदान देखते हैं। यदि अपन लोकसभा की बात करें और प्रस्ताव पर वोटिंग तो करानी होगी बिल पास कराने के लिए, और अगर वोट बराबर हो जाए तो अंतिम वोट कौन डालता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के साथ कंडीशन आती है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वोट नहीं डालता, कारण उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उपराष्ट्रपति का कोई अंतिम वोट नहीं होगा। गणपूर्ति का मतलब है कि लोकसभा की कार्रवाई के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए। जैसे राज्यसभा के लिए चाहिए थे 250 का 1/10 यानी कि 25 सदस्य, तो यहाँ हमारे पास हो जाते हैं 1/10 सदस्य लोकसभा के, और वो हम रखकर चलते हैं 550 के साथ, तो 55 सदस्य चाहिए। 102 और 103 आर्टिकल में सेम कंडीशन आती है। यदि कोई सदस्य 60 दिन से अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दो, और यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन गया है तो 10 दिन में उसे डिसाइड कर बताना होगा कि किस सदन का वो सदस्य बनकर रहना चाहता है। क्लियर? एक बार आप आर्टिकल और पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नोटेड? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल लेकर चलें तो वो आर्टिकल हम रखकर चलेंगे 106। यहां बात होती है संसद के सदस्यों का वेतन। कि संसद के सदस्यों को कितना वेतन दिया जाता है। ये कोई ऐसा फिक्स या निर्धारित तो है नहीं, इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी हम कोई फिक्स वेतन नहीं लिख पाएंगे। लेकिन इतना बता देते हैं कि अभी हाल ही में इनका मासिक भत्ता बढ़ा है 2000 रुपए। मासिक भत्ता भी वेतन के साथ ही होता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर आता है, लास्ट हम लेकर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 110। कोई विधेयक, विधेयक समझ में नहीं आए तो बिल, कोई विधेयक, वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण केवल लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्यारे बच्चों, कि कोई भी बिल जो आप लाए कि वो वित्त विधेयक है या नहीं, उसका निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आज हमने लोकसभा से संबंधित सभी आर्टिकल, सभी पॉइंट्स, पहली बार लोकसभा कब बनी, गठन, बैठक, वोट डालने की न्यूनतम आयु, संसद के सदस्यों की कार्यवाही, कार्यकाल, कब कार्यकाल बढ़ा, कितना बढ़ा, संविधान संशोधन कौन सा, एंग्लो इंडियन कौन पर्सन है, आज इन टॉपिक पर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा बाद में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे संसद के सत्र यानी कि बैठकों की। तो यहाँ पर आज उम्मीद करता हूँ लोकसभा के सभी पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे।
कोई डाउट की तो शायद गुंजाइश ही नहीं है। अगर फिर भी कोई पॉइंट में डाउट लगता हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।